हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्वालिटी कैंपस में। आज फिर से हम मौजूद हैं आप लोगों के सामने एक नए और शानदार वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं के संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम के अर्थ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। उसका व्याख्या भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में दूसरे चैप्टर अर्थात पाटलिपुत्र वैभवम के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक एक करके धुआं करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। मिनटों नहीं, सेकेंडों में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। और इस प्रश्न में छोटा सा मिस्टेक है, और वह मिस्टेक यह है कि ये नंबर 2 नहीं 1 है। ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। जब मैंने इसके व्याख्या को, इस चैप्टर का व्याख्या पढ़ाया था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से अब तक याद होगा कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है या 2500 वर्ष पुराना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2500 वर्ष पुराना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने मौजूद है। प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बताना ही होगा। इस प्रश्न का आपके पास 4 ऑप्शन है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या अंग्रेज के समय में। इस प्रश्न का बहुत ही प्यारा सा उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसी तरह बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। जिस प्रकार हम लोग अभी के समय में, आधुनिक काल में, हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही आनंदपूर्वक, उत्साहपूर्वक। उसी प्रकार एक ऐसा समय हुआ करता था जब पटना में कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। और आप लोगों को बताना है कि उस काल का नाम क्या है, किस काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। गुप्त वंश काल में, गुप्त वंश काल, मुगल वंश काल, अशोक के समय, या अंग्रेज के समय। आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से अभी भी याद आ रहा होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। वो भी किस ऋतु में, तो ऋतु की बात किया जाए तो शरद ऋतु में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव, और गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, और यह प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कई ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है, लेकिन पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ है। प्रश्न यह है, आपके पास ऑप्शन है मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, या अंग्रेजों के शासन काल में। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास किया, और इसके बारे में हम लोगों ने व्याख्या में भी पढ़ा था
कि पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल से ही पटना किया गया। मध्यकाल से ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है और पटना नाम मध्यकाल से ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटनीमत काव्य के कवि कौन है। हम लोगों ने देखा था कि कूटनीमत काव्य से हम लोगों को पटना के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिल रहा था। तो यह जो है कूटनीमत काव्य, इसके कवि कौन है, इस काव्य को लिखने वाले कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त या कालिदास। तो कूटनीमत काव्य को लिखने वाले थे दामोदर गुप्त। कूटनीमत काव्य के लेखक कौन हुए? दामोदर गुप्त। और इसमें और एक काव्य था जिसका नाम था काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा जिसके कवि हैं राजशेखर। काव्यमीमांसा के लेखक हैं राजशेखर, परंतु कूटनीमत काव्य के लेखक हैं दामोदर गुप्त। चलिए यह भी प्रश्न आपसे अधिक दूर नहीं। अगला प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन था। हम लोगों ने देखा कि कई राजदूत भारत आए और भारत में आकर बिहार राज्य की राजधानी पटना में आकर बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान की प्राप्ति की, फिर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति थे जो यूनान के राजदूत थे, जो यूनान से आए हुए थे। तो बताना है कि यूनान से कौन आए थे। यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज या इत्सिंग। अगर आप लोगों ने चैप्टर को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है राजशेखर की रचना कौन सी है। अभी मैंने जस्ट बताया कि राजशेखर की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है काव्यमीमांसा, कूटनीमत, मुद्रा राक्षस या यात्रा संस्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्यमीमांसा। राजशेखर के द्वारा लिखा गया है काव्यमीमांसा और दामोदर गुप्त के द्वारा कूटनीमत काव्य। दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है कूटनीमत काव्य। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कौमुदी महोत्सव होते हैं वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा की तरह कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। फटाफट आप लोगों के मन में आंसर आ रहा होगा। पटना देवी की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी। ये शायद यह प्रश्न नहीं आना चाहिए, परंतु अगर आया है तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले इस अध्याय में पढ़ा, वहाँ की विशेषताओं को, वहाँ के इतिहास को जानने का प्रयास किया। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। पटना हम लोगों ने ये भी देखा कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना बेशक कोई शक नहीं है कि पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है और इसी गंगा नदी पर एक सेतु है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है, दीर्घतम सेतु कहा गया है। अगला प्रश्न दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। अभी हम लोगों ने जो देखा उसी प्रश्न को थोड़ा सा एक नया मोड़ दे दिया गया है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ऑप्शन है काव्यमीमांसा, कूटनीमतरणी, गीता, रामायण। कूटनीमतरणी की जगह कूटनीमताख्य, कूटनीमताख्य, और यही होगा आपका सही आंसर, कूटनीमताख्य। कूटनीमताख्य के लेखक हैं दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। जो विद्वान लोग थे, जो शिक्षा का केंद्र होता है, उसे पृथ्वी का तिलक कहा गया है। जिस प्रकार हम लोगों में तिलक का स्थान हम लोगों के पूरे शरीर में सबसे ऊपर माथे पर होता है, उसी प्रकार इस धरती का जहां से हमें शिक्षा मिलती है उस जगह को इस धरती का तिलक कहा गया है और वह स्थान है पाटलिपुत्र। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है। तो पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा गया है विद्वानों के द्वारा।
अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? जाहिर सी बात है, जिस अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं और वह अध्याय है पाटलिपुत्र, और इसी पाटलिपुत्र को इंद्रलोक भी कहा गया है। सरस्वती का कुलगृह कहा गया है, उसके बाद फिर सरस्वती कुलगृह कहा गया है, शिक्षा का केंद्र कहा गया है, इंद्रलोक कहा गया है। स्वर्ग से सुंदर कौन सा स्थान है? पटना की बात करें तो इसके बारे में जब पटना का जिक्र करेंगे तो इसे स्वर्ग से सुंदर भी कहा जाता है। अगर इंद्रलोक है अर्थात देवताओं की भूमि है, और देवताओं की भूमि है अर्थात इसे हम लोग स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कह सकते हैं। तो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र हो जाएगा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? जब गौतम बुद्ध पटना आए थे उस समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम या पुष्पपुर? तो जब बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध आए थे पटना, उस समय पटना का नाम था पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पाटलीग्राम। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? भगवान बुद्ध ने किस नगर के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यह गांव एक महानगर बनेगा, परंतु जल से, अग्नि से और कलह से, लड़ाई झगड़ों से हमेशा ग्रसित रहेगा? वह कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसा महानगर है जिसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी भगवान बुद्ध ने की थी? तो वह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह एक दिन भविष्य में आगे चलकर यह एक महानगर बनेगा। किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? अब यहाँ से इस प्रश्न में बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इस चैप्टर में चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र किया गया है और फिर अशोक का भी जिक्र किया गया है, लेकिन अगर ये पूछा जाए किसके समय में उत्तम थी तो फिर इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ऑप्शन में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आता है। तो जब बात किया जाए कि किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, मतलब बहुत अच्छी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहां की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, परंतु अशोक के समय में और भी समृद्ध हो चुकी थी। जब पूछा जाए कि किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था समृद्ध थी, समृद्ध मीन्स उत्तम से भी अच्छा है, वो और भी समृद्ध थी, तो उस मामले में वैसा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक, परंतु इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्तम थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था या किसने कहा पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय है? किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का जो शोभा है वह देखने में बहुत ही प्रिय है, देखने में बहुत ही प्रिय है? मेगास्थनीज ने कहा था, फाहियान ने कहा था, या फिर बुद्ध ने कहा था, या अशोक ने कहा था? तो यह जो है मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण आत्मकथा में पटना का जिक्र करते हुए पटना के बारे में कहा गया था कि इस नगर की शोभा देखने में प्रिय है, देखने योग्य है, लोगों को आना चाहिए एक बार पटना घूमने के लिए और यहाँ की विशेषताओं को जानना चाहिए, ऐसा मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा था। अगला प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? अब ये क्वेश्चन आया जो अभी हमने बताया कि समृद्ध जब आ जाए तो अशोक, अगर समृद्ध नहीं रहे, उत्तम पूछा जाए तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, उत्तम से भी अच्छा था, समृद्ध से भी और भी समृद्ध था। तो अधिक समृद्ध था वह था अशोक के समय में, उत्तम था चंद्रगुप्त के समय में, परंतु समृद्ध, अधिक समृद्ध अशोक के समय में था। अगला प्रश्न है, अस्ति महित तिलकम, महितल तिलकम, इस धरती का जो तिलक कहा जाता है पटना को, यह जो पंक्ति है, और परिभूत पुरंदर स्थान और इंद्रलोक कहा जाता है पटना को, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है अर्थात किस अध्याय से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है, नीति श्लोक से, पाटलिपुत्र वैभवम, या आलस कथा से?
तो इसमें जाहिर सी बात है कि यह जो है यह पंक्ति पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है, क्योंकि पाटलिपुत्र को ही महित तिलकम, पृथ्वी का तिलक कहा गया है, और यह देवों का लोक अर्थात इंद्रलोक भी इसे कहा गया है इसी अध्याय में। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। अभी हम लोगों ने देखा कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर, परंतु कूटनिमित्ताख्य के रचनाकार हैं दामोदर गुप्त। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था ये पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को मालूम है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र था। विदेशों से लोग आते थे और पाटलिपुत्र में अध्ययन करते थे, पढ़ते लिखते थे। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। अशोक के समय का, मध्यकाल, गुप्त काल या वर्तमान काल। तो अशोक के समय का जो शासन था वो उत्कर्ष माना जाता है। यह उत्कर्ष माना जाता है। सबसे योग्य शासक अशोक को कहा जाता है। अशोक शासन के मामले में बहुत ही शक्तिशाली थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे से शासन या राजपाट चलाया, इसलिए उत्कर्ष शासन माना जाता है अशोक के शासनकाल को। अगला प्रश्न है पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम, हम लोगों ने देखा कि पटना का कई नाम, पाटलिग्राम, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, पाटलिपुत्र, पटना, कई नाम से जाना जाता है। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग इतिहास के पन्नों में अलग अलग नाम पाई जाती है, परंतु उसी में से एक नाम जो पटना का है पुराना नाम वह है पुष्पपुर। पुष्पपुर पटना का एक पुराना नाम पुष्पपुर भी है। अगला प्रश्न है शरद काल या शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश उत्सव या कौमुदी महोत्सव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौमुदी महोत्सव। शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। राजवंश, गुप्त वंश, पूर्व वंश या अशोक्य वंश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर राजवंश नहीं, राजवंश बिल्कुल नहीं, गुप्त वंश। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त वंश में। गुप्त वंश के काल में ही कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था दुर्गा पूजा के भांति। अगला प्रश्न है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा था। मध्यकाल में जो बीच में पटना का विकास कुछ दिनों तक रुका हुआ था, कितने समय तक रुका हुआ था। जीर्ण शीर्ण यानी उसका कोई भी उद्धार नहीं हुआ था, तो कितने समय तक ऐसा हुआ था। 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष या फिर 1000 वर्ष या 700 वर्ष। कितने वर्ष तक पटना का उद्धार, पटना का विकास रुका हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1000 वर्ष तक पटना का विकास रुका हुआ था। पटना का कोई विकास नहीं हुआ था 1000 वर्ष तक। अगला प्रश्न है व्याकरण के रचनाकार। बातों ही बातों में हम लोगों ने जब चैप्टर के व्याख्या का जिक्र कर रहा था तभी बताया गया था कि पाणिनि जो हैं वो व्याकरण के रचनाकार हैं। व्याकरण के पिता भी कहे जाते हैं, व्याकरण का जनक भी, व्याकरण के जनक के नाम पर भी प्रसिद्ध हैं पाणिनि जी। तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि व्याकरण के रचनाकार हैं। पाणिनि व्याकरण के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है पटन देवी कहाँ अवस्थित है। पटन देवी नाम से ही स्पष्ट पता चल पा रहा है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित होना चाहिए। पटन देवी वैशाली में नहीं होगा, लंदन में बिल्कुल नहीं होगा, और नालंदा में भी नहीं है। तो फिर पटन देवी पटना में निश्चित तौर पर होगी। पटन देवी पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है पटना के किस दिशा में, पटना के दिशा में कौन सी नदी है। पटना के उत्तर दिशा में, पटना के
उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। एशिया महादेश का लंबा पुल या सेतु, पुल को ही सेतु कहा जाता है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल या सेतु कहाँ है? नालंदा में, दरभंगा में, पटना में या सिवान में? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर पटना में। पटना में जो सबसे लंबा सेतु है जिसका नाम है गांधी सेतु। गांधी सेतु यह पटना के उत्तर दिशा में जो गंगा नदी है और उसी पर स्थित है। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। गोल घर कहाँ है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। शायद जिन्होंने पटना जाकर घूमा होगा, जिन्होंने गोल घर देखा होगा, तो उन्हें तो याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो ऐसे ही बता सकते हैं कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। हाजीपुर, नालंदा, पटना, वैशाली। सही उत्तर पटना, ऑप्शन सी पटना। गोल घर कहाँ है? पटना। पटना में और क्या है? सचिवालय। पटना में सचिवालय, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, गोल घर और सिख धर्म के जो 10वें गुरु के जन्म स्थान पर बनाया गया गुरुद्वारा। फिर महावीर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, महावीर मंदिर। आप लोग अगर पटना कभी जाते हैं तो एक बार जरूर महावीर मंदिर को देखेंगे, जिसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके पास गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेज सिंह या बहादुर सिंह। आपको याद होगा कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिना देखे हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस अध्याय को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, इसलिए हम लोगों को हर एक प्रश्न का सही उत्तर पता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इन्हीं के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? 1000 वर्ष पटना का विकास होने के बाद फिर मुगल शासनकाल आया, मुगल वंश का शासनकाल आया, फिर इसमें उसका उद्धार होना शुरू हुआ, पटना का उद्धार होने लगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो भोजपुर का बिल्कुल नहीं हुआ था, भोजपुर का। वैशाली का नहीं हुआ था, गया का नहीं हुआ था, किसका हुआ था? पटना। पटना का, पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था मुगल काल में। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह या सिर्फ गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें या 10वें गुरु थे? कौन से गुरु थे? ऑप्शन 4 ही ऑप्शन है, हमने बहुत सारा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को। पहला है 7वें गुरु थे, नहीं थे। 8वें गुरु थे, बिल्कुल भी नहीं थे 8वें गुरु, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 9वें गुरु थे, 9वें गुरु भी नहीं थे। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी सेतु कहाँ है? शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि उस गांधी सेतु से भी गुजर चुके हैं। तो आप लोगों को तो भली भांति याद होगा कि गांधी सेतु कहाँ है। और हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने व्याख्या भी इसके बारे में किया कि गांधी सेतु कहाँ है। हालांकि भागलपुर में भी एक सेतु है, लेकिन इस सेतु का नाम है विक्रमशिला सेतु। इसको भी याद रखेंगे, विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु गांधी सेतु के बाद दूसरे नंबर पे, बिहार का दूसरे नंबर में सबसे बड़ा सेतु इसी को माना जाता है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु। चलिए, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु और गांधी सेतु बक्सर में नहीं है, गया में नहीं है, तो फिर पाटलिपुत्र में है। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में गांधी सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है।
अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पाटलिपुत्र में कई बार आ चुके हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, महावीर जी, दशरथ, भगवान बुद्ध या फिर अकबर। तो इसका सही उत्तर महावीर जी बिल्कुल नहीं होने वाला है, दशरथ भी नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उसने स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि पटना में कई बार भगवान बुद्ध आ चुके हैं और भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कुछ भविष्यवाणी भी की थी कि यह एक दिन बहुत बड़ा महानगर बनेगा, परंतु यह जल से, कलह से और अग्नि से हमेशा भयभीत रहेगा, इसका हमेशा संकट छाया रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का जिक्र है या किस नगर का वर्णन है? यह प्रश्न वैसे विद्यार्थी भी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जिन्होंने अब तक इस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में ही दिया गया है कि पाटलिपुत्र पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर राजगृह नहीं होगा, नालंदा बिल्कुल नहीं, मधुबनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पटना, पाटलिपुत्र वैभव में पटना नगर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई देता है? जिस प्रकार कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में हुआ करता था, उसी तरह वर्तमान समय में कौन ऐसा त्योहार है या कौन ऐसा महोत्सव है जो उसी के जैसा लगता है, कौमुदी महोत्सव के ही जैसा लगता है, दिखने में एक जैसा लगता है? तो इसके बारे में आपके पास 4 ऑप्शन है, छठ, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी या गणेश पूजा। इसका सही उत्तर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका सही उत्तर दुर्गा पूजा हो जाएगा। जिस प्रकार अभी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह पुराने समय में जब गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो बिल्कुल दुर्गा पूजा जिस तरह से हम लोग बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह बहुत ही खुशी के साथ उल्लास पूर्वक मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। बिहार की राजधानी। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। आपके पास ऑप्शन है, सोन नदी। क्या सोन नदी पर बना है? सोन नदी पर नहीं बना है। यमुना नदी या गंडक नदी, इस तीनों नदी में से किसी नदी पर नहीं बना है। इसका सही उत्तर गंगा नदी पर। और गंगा पटना की किस दिशा में है? गंगा पटना के उत्तर दिशा में है। यह था आज का अंतिम क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तीसरे संस्कृत के। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में एक नए सिरे से, एक नए शानदार तरीके से, एक नए चैप्टर के साथ। फिर उसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि इस चैनल पर अब आप लोगों की लगातार वीडियोस आएंगी, जिसकी सहायता से आप लोग अपनी तैयारी को और भी जोरदार बना सकते हैं। और यदि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि उसका पीडीएफ आपके पास हो, ताकि कभी भी अगर कोई संकोच हो तो आप उस पीडीएफ के जरिए अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। संस्कृत के साथ साथ हिंदी अर्थ वाला पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से बिल्कुल ही फ्री में, बिल्कुल मुफ्त फ्री में आप लोग यह पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ।